हाँ जी, तो सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों जिनका कल का लॉ का पेपर है, काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर फेमा लेके आइए आप, तो फेमा की वीडियो आपके लिए हाजिर है। सितंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है और ये जो फेमा के नोट्स हैं, ये अराउंड 40 मिनट की वीडियो है और आपको फेमा के जो भी नोट्स यहाँ पर लिखे गए बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से, अगर आपने पहली बार भी फेमा को पढ़ रहे हैं, मतलब अभी तक नहीं भी पढ़ा है, तब भी आप इस वीडियो को देख के जाइएगा और आपसे 110% एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। फेमा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट आते हैं, मतलब कंपलसरी क्वेश्चन में कई बार इसको देखा गया है और लास्ट क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में आपको ये दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एमसीक्यू भी इससे आने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो बच्चे नए हैं प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको और भी ज्यादा कंटेंट मिलता रहेगा। आज के पूरे दिन में काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी डाल दिया गया है, जिन क्लॉज एक्ट के लिए, मीटिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के लिए भी डल चुका है और आपका 4 चैप्टर का आने वाला है और एलएलपी का ऑलरेडी डल चुका है 28 मिनट वाला। तो जिस बच्चे ने अभी नहीं देखा प्लीज उसे जाके देखिएगा, बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आपके लिए हर एक पेपर के लिए लाया जाएगा। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। किसी और चैप्टर में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप, वो भी मैं उस पर काम करने की पक्का लाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को दोबारा देखने आए हो, इसका मतलब इंट्रो को क्रॉस कर दिया है आपने, इसका मतलब फेमा में आपको थोड़े बहुत डाउट्स थे। पक्का मैं आपके इस फेमा को अभी 1 घंटे के अंदर कराता हूं कवर। फटाफट से चलते हैं, स्टडी मैट से पढ़ेंगे तो पता चले 5 से 6 क्लासेस लग जाए, इसलिए मैं आता हूं टू द पॉइंट। 3 टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके, जैसे मैं पहले एक बार बच्चों से डिस्कस कर चुका था कि यहाँ पर 3 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपका। एक क्वेश्चन आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, जैसा आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा लेकिन उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है और अलग भी है। दूसरा आएगा, बताइए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हैं। 3 कैटेगरी है इसकी, प्रोहिबिटेड, गवर्नमेंट के अप्रूवल और आरबीआई अप्रूवल। मेरे हिसाब से आपको एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन मिलने वाला है और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से क्वेश्चन मिलने वाला है। कुछ अदर वाली चीजें भी हैं, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से जितना मैं कराऊंगा आपको उसी में से क्वेश्चन आपको 200% दिख जाएगा, जिसमें मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि कौन सी प्रोहिबिटेड होती है जो कर ही नहीं सकते, किसके अंदर करने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, एक जो ट्रांजेक्शन है उसमें मॉनेटरी लिमिट भी है, और आरबीआई की अप्रूवल कहां चाहिए। क्वेश्चन मुझे लगता है इन तीनों में से आरबीआई के अप्रूवल और प्रोहिबिटेड सर्विसेज से आ सकता है। तो जल्दी से मैं आपको कंप्लीट कराता हूं ये सारी चीजें। सबसे पहले आता है कि फेमा एक्ट में रेजिडेंट कौन होता है। तो 2 व्यक्ति माने जाते हैं इसमें, PRI मतलब पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, PRI और PROI नाम रखा गया है इनका। PRI का मतलब है पर्सन रेजिडेंट इंडिया में होगा और PROI का मतलब होगा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा। तो ये 2 चीजों के लिए बताया गया। तो अगर इंडिविजुअल है तो कैसे होगा और कंपनी है तो कैसे होगा। तो देखिए, शायद आपने इनकम टैक्स में ही पढ़ा होगा, जल्दी से बता देता हूं आपको। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का किसी पर्टिकुलर ईयर में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस जानना है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि किसी व्यक्ति का मुझे 21-22 में रेजिडेंशियल स्टेटस जानना है, तो मुझे 20-21 का स्टे देखना पड़ता था। अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है तो वहां पर वो लिखा जाता था कि एटलीस्ट 182 डेज अगर वो इंडिया में रहे तो उसे नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए रेजिडेंट मान लिया जाता था, अगर वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहता है। सेम कंसेप्ट यहां पर है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ 182 डेज इनकम टैक्स में लिखा हुआ है मोर, और यहां पर और मोर मतलब या तो 182 रह लो या उससे ज्यादा, यहां पर लिखा 182 डेज से ज्यादा ही रहना पड़ेगा, मतलब मोर वाला केस ही है, इक्वल टू वाला केस नहीं है यहां पर। इसका मतलब एटलीस्ट 183 डेज आपको इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा, तभी आपको इस साल में जो है रेजिडेंट, इस 21-22 के साल में आपको रेजिडेंट माना जाएगा। इसके आगे कुछ एक्सेप्शन है, उसे पढ़ते हैं। तो देखिए, इफ स्टे इन इंडिया इन प्रीसीडिंग ईयर, अगर मोर देन, ध्यान रखिएगा, मोर देन अगर 182 डेज तो आपको रेजिडेंट माना जाएगा, अगर लेस देन है तो आप रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, मतलब आपको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। इंडिविजुअल के केस में पढ़ रहे हैं, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस पक्का है। अगर आपका स्टे मोर देन 182 डेज रहेगा तब भी उसे नहीं काउंट किया जाएगा। कब, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप लीव कर रहे हैं इंडिया को इन 3 पर्पस के लिए, मतलब आप बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, मतलब आप बाहर ही काम करोगे, बाहर ही कमाओगे, बाहर ही खाओगे, तो इंडिया के रेजिडेंट फेमा एक्ट के हिसाब से क्यों बने रहोगे। तो आपको, अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हो, बिजनेस और वोकेशन पर्पस के लिए जा रहे हो, या फिर ऐसे पीरियड के लिए जा रहे हो जो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहे हो, तो हम आपके इंडिया की रेजिडेंशियल स्टेटसशिप हटा देंगे यहां से। और वो कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें से काफी बार आपको एग्जांपल दिखेगा जो मैं अब नंबर लाइन बनाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। स्टडी मैट में बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं बना रहा हूं 3 साल।
अगर मान लीजिए मैं कहूं कि कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर पूरे 21-22 में इंडिया में रहा, तो क्या वो 22-23 में रेजिडेंशियल स्टेटस रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ 2022-23? आंसर इज यस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो अगर मिड ऑफ द ईयर में या किसी भी टाइम पे इंडिया से आउटसाइड इंडिया चला जाए, और जो मैंने 3 पर्पस बताए आपको, या तो एम्प्लॉयमेंट करने चला जाए, बिजनेस करने चला जाए, या वोकेशन करने चला जाए, या अनसर्टेन पीरियड के लिए चला जाए, तो क्या होगा? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पार्ट ऑफ द ईयर में वो व्यक्ति रेजिडेंट रहेगा और पार्ट ऑफ द ईयर में पर्सन, मतलब पार्ट ऑफ द ईयर में पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और फॉर द पार्ट ऑफ ईयर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा इनकम टैक्स में से पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप पिछले पूरे साल में रहे थे इंडिया में और मिड ऑफ द ईयर या किसी भी डेट में अगले साल में, तो पहली तारीख से जब हम काउंट करेंगे तो उधर रेजिडेंट रहेगा, क्योंकि पिछले साल 182 से ज्यादा है। लेकिन अगर बीच में तुम जा रहे हो तो उस दिन से बाद से आपको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, जो कि इनकम टैक्स के कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है। यह है हमारा एक पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, कमिंग टू इंडिया वाले का क्या मतलब है? देखो जरा ध्यान से, यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति इंडिया में आ जाए, मतलब वो व्यक्ति बाहर का है इंडिया से, और इंडिया में आ जाए किसी पर्टिकुलर ईयर में, मिड ऑफ द ईयर में कहीं से भी, और इंडिया में जो आ रहा है वो आ रहा है लेट्स से बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, वोकेशन पर्पस के लिए, अनसर्टेन पीरियड के लिए। तो जब वो इंडिया में आएगा जिस दिन से, उसके प्रीवियस 182 डेज काउंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर इन्हीं पर्पस के लिए आया है तो उसे पर्सन रेजिडेंट इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इनके अदर देन पर्पस आया है, अदर देन पर्पस का मतलब आया और घूमने चला जाएगा, तो उसके प्रीवियस ईयर का 182 डेज का स्टे नहीं काउंट होगा। यही एक्सेप्शन में लिखा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। कमिंग टू इंडिया फॉर अदर देन, कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन और अनसर्टेन पीरियड। अदर देन वर्ड का मतलब एक्सेप्शन में फॉलो हो रहा है, अगर 182 डेज से ज्यादा भी रहोगे तब भी काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि वो सिटीजन कहीं का भी हो, इस चैप्टर में मैटर नहीं करता, सिटीजन कहीं का भी हो, हमें तो 182 डेज से ज्यादा देखना पड़ेगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि अगर आपने इंडिया को छोड़ा है किसके लिए? स्टडीज पर्पस के लिए। ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो ये कहता है कि अगर आप बाहर स्टडीज के लिए जाते हैं तो ना तो वो एम्प्लॉयमेंट है, ना वो बिजनेस है, ना वो वोकेशन है, और ना ही वो पर्सन जो है आपका अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है, क्योंकि स्टडीज का पीरियड फिक्स होता है। मान लीजिए मास्टर्स करने जा रहा है 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, तो फिक्स हो गया, तो अनसर्टेन पीरियड भी नहीं हुआ। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में यहां पर आरबीआई ने अपना सर्कुलर निकाला है और इस चीज को क्लियर आउट किया है कि अगर कोई व्यक्ति को स्टूडेंट इंडिया के बाहर पढ़ने जा रहा है तो वो अपने वहां के स्टे के एजुकेशन के खर्चे के लिए वहां पर जॉब करते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट में कवर हो जाता है। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे स्टडीमेट में क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि अगर ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए इंडिया के बाहर पढ़ने जा रहा है, तो हमारे क्या वो स्पेसिफाइड पर्पस में कवर होता है? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, अनसर्टेन पीरियड? आंसर इज नो। क्या फिर भी उसे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मान लिया जाएगा? आंसर इज यस। उसे तब भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मान लिया जाएगा। ऐसा माना के जाएगा कि वो बाहर जा रहा है तो वो रहेगा भी। इसका एक आंसर है, मैं स्टडीमेट में आपको दिखाऊंगा। तो आई होप स्टूडेंट वाली बात आपको समझ में आ गई। उसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली बताना है कि फेमा जो एक्ट है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, वो स्टडीज पर्पस के लिए बिल्कुल मना नहीं करता। आरबीआई के सर्कुलर ने इस चीज को स्पेसिफिकली बोला है कि उसे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको कौन सा वाला पॉइंट? नेक्स्ट आ गया आपका एयर होस्टेस वाला पॉइंट। इससे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है और इसका क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे। इफ अगर वो एयर होस्टेस क्या करते हैं, कभी इंडिया में आ रही है, कभी जा रही है, कभी, तो इंडिया की जो एयर होस्टेस है, मान लीजिए इंडिया की कंपनी ने, इंडिया के किसी एम्प्लॉयर ने उस एयर होस्टेस को अगर अपॉइंट किया है, तो हम उसका 182 डेज से ज्यादा का स्टे चेक करेंगे, मतलब पिछले साल में। और अगर उसे एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया है तो चाहे वो उससे पहले वाले साइड में इंडिया में 182 दिन से ज्यादा भी रही होगी, तब भी वो मैटर नहीं करेगा। दोबारा से सुनिए एयर होस्टेस वाला पॉइंट। एयर होस्टेस वाला पॉइंट ये कहता है कि एयर होस्टेस का क्या होता है, इंडिया में आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। प्लेन कहां का है, कंपनी के एम्प्लॉयर जो है उस एयर होस्टेस की कहा है, पहले ये चेक करेंगे। अगर इंडिया के किसी एम्प्लॉयर ने हायर किया है उस एयर होस्टेस को, तो 182 डेज नॉर्मल प्रोविजन उनके ऊपर लगेंगे। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया का, मान लीजिए कोई प्लेन है इंडिया में, बहुत आना जाना लगा हुआ है, और वो जो एयर होस्टेस है वो 190 डेज रहती है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट किया है वो किसी बाहर की कंपनी ने किया है और बाहर की एयरजेट सर्विसेज है, तो क्या उसे 182 से ज्यादा दिन रहने के बावजूद भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा? आंसर इज यस। इसलिए सारे एक्सेप्शन में फॉल करता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बस अभी कराता हूं आपको 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी कॉर्पोरेट। रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पॉइंट अगले 5 मिनट के अंदर खत्म। बॉडी कॉर्पोरेट क्या कहते हैं? सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं करूंगा, पहले रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन, अब मैं आपको प्रोविजन पढ़ा दिए, अब रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, अगर यहाँ से बेशर्म हो ऐसे नहीं देखना आपको, ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट पे। अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। मैंने कहा अगर मान लीजिए वो इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया हुई है, लेकिन उसकी कोई ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी वो इंडिया में है, तो क्या उसको भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया
मानेंगे? आंसर इज यस। मजा आया तब देखिए कब मैंने कहा पर्सन जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो इनकॉर्पोरेट भी आउटसाइड इंडिया हुई, लेकिन ऑफिस ब्रांच और एजेंट वो भी उसका आउटसाइड इंडिया है। तो चल कैसे रही है? तो मैंने कहा जो चला रहे हैं ना इंडिया से चल रही है, और इंडिया से या तो ये वाला ऐसी कोई कंपनी चला रही है जो कि इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है, या ऐसी कोई कंपनी चला रही है जो कि इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया हुई है लेकिन उसका जो ब्रांच है या कोई ऑफिस है वो इंडिया के अंदर है। एक सेकंड के लिए मैं एसी चला लूं, तबियत थी थोड़ी डाउन तो मैंने कम कर दिया, लेकिन अब मुझे खुद ही पसीने आ रहे हैं और मैं एक बोतल पी लूं पानी। तो इस केस को बॉडी कॉर्पोरेट में 3 ही केसेस है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। एक घूंट पीने के बाद एनर्जी ज्यादा आ जाती है। ठीक है, एग्री करते हो तो लाइक कर देना। तो ये हो गया आपका रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड प्रोविजन। अब मैं आता हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां पर है। तो क्वेश्चन ढूंढेंगे हम स्टडी मटेरियल में, सारे एग्जांपल सारे इलस्ट्रेशन सब कराऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। कल है पेपर में 10 नंबर का आएगा, मतलब माता रानी ऐसा ही पेपर आए, ऐसा कमेंट बॉक्स में भी लिख देना कि यही क्वेश्चन आ जाए, बस मजा ही आ जाए। ठीक है, इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन, देखो इलस्ट्रेशन को जल्दी पढ़ने के लिए ऑलरेडी मैंने इस तरीके से लिख दिया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा देता हूं। देखिए, एक व्यक्ति है जो इंडिया में रह रहा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20। अगर वो पूरे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मान लीजिए इंडिया में रह रहा था, तो बताइए 20-21 में उसके रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहा? 182 डेज से ज्यादा रहा होगा तो 20-21 के लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। ठीक है जी, लेकिन वो कह रहा वॉर लेस देन 180 डेज, तो कम रहा है, तो इसका मतलब इस साल में उसका पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। किस में? 20-21 में। फिर वो इंडिया में आया 1 अप्रैल 2020 को, पहले दिन ही आ गया, पहले कम दिन रह के गया, फिर साल की शुरुआत में आ गया। मैंने कहा अच्छा किस चीज के लिए आया है? वो बिजनेस करने के लिए। अब देखो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, याद करो मैंने कहा था बाहर का व्यक्ति आ रहा है यहाँ पर, लेकिन बिजनेस करने आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहा है, तो हम कहेंगे आ जाओ तुम्हें रेजिडेंशियल स्टेटस पहले दिन से देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब 20-21 में, अब 19-20 में, तो 19-20 में रेजिडेंशियल स्टेटस चेक नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले वाले टाइम का पीरियड हमें अवेलेबल नहीं है। 182 डेज से कम के लिए रहा है, लेकिन आ गया पहले दिन ही। अब पहले दिन किस पर्पस के लिए है? बिजनेस पर्पस के लिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे? तुम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो, बाहर वाले व्यक्ति तुम्हें हम अपना मानेंगे, मतलब तुम रेजिडेंट इन इंडिया हो, तुम बिजनेस करने आओ, आओ बहुत प्यार से आओ। ठीक है। उसने कहा फिर मैं इंडिया छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा दल बदलू राम है। कौन से तारीख को? बिजनेस he intends to leave the business on 30 अप्रैल and leave India on 30 जून। देखो बिजनेस छोड़ा में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया को कब छोड़ रहे हो तुम? इंडिया को छोड़ रहे हो तुम 30 जून को छोड़ दोगे। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, मैंने कहा 30 जून कौन सा है? 2021, मतलब इस साल के बीच में तुम यहां से इंडिया से जा रहे हो। तो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहाँ हौच पौच हो गया, दोबारा से बनाता हूं। देखो इसको टाइम लगा के बता रहा हूं, नालायक को वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 20-21 19-20 20-21 और 21-22 सुनना जरा ध्यान से। मैंने कहा यहां तो 182 डेज से कम के लिए रहा, तो क्या 20-21 में कोई चांस था? वैसे आंसर इज नो, लेकिन कह रहे हैं वो पहले दिन ही ना, पहले दिन वो बिजनेस पर्पस के लिए इंडिया में आ गया था। वैसे बिजनेस पर्पस के लिए आया है, तो क्या उसे पहले दिन से पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान ले? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मान लो। उसके बाद किसी टाइम पीरियड के लिए इस डेट पे आके वो इंडिया को छोड़ रहा है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है। अब सुनना जरा ध्यान से, मैंने कहा भाई साहब वो कंटिन्यू रहेगा इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस, इस डेट के बाद रहेगा या नहीं रहेगा इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका पर्पस क्या है इंडिया जाने का, इंडिया से बाहर जाने का। अगर वो इंडिया से बाहर जा रहा है फिर से बिजनेस पर्पस के लिए या एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो इस तारीख के बाद से हम उसे क्या मान लेंगे? इस तारीख से बाद से हम उसे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मान लेंगे। और खाली ऐसे ही गया है बस किसी छोटे मोटे पर्पस के लिए और तुरंत आ जाएगा वहां से, तो फिर ये कंटिन्यू रहेगा। इसी तरीके से इस इलस्ट्रेशन का आंसर दिया हुआ है, एक बार पढ़ा देता हूं। He would be a person resident in India during financial, thus it is the purpose leaving India which will decide the status from 1st July। तो जिस पर्पस के लिए तुम इंडिया से बाहर गए हो उस 1st जुलाई से वो डिपेंड करेगा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। हालांकि जिस दिन तक तुम गए हो उस दिन तक तो तुम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो। एक बार आंसर आप चाहो तो पढ़ लेना। मिस्टर एक इंडिया में रह रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20, ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020, 19-20 में तो पूरा रहा है, इसका मतलब 20-21 में पहले दिन से रेजिडेंट था, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। हायर स्टडीज के लिए जा रहा है 3 साल के लिए। अब देखो स्टडीज है, ईयर बिल्कुल फिक्स है, लेकिन ध्यान रखना हमें तो 3 चीज बताई थी फेमा एक्ट ने कहा था कि भाई साहब आपकी जो 3 चीजें हैं वो क्या है, तो आपकी जो 3 चीजें हैं वो ये है कि बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और क्या नाम है वोकेशन के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए। क्या ये बिजनेस एम्प्लॉयमेंट है? नहीं, ये तो स्टडीज के लिए है। क्या टाइम पीरियड फिक्स है? यस, इसका मतलब अनसर्टेन पीरियड भी। लेकिन आरबीआई ने सर्कुलर डाला था, तो आंसर बड़ा सुंदर होने वाला है। मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें फेमा एक्ट अलग कहता है, आरबीआई ने सर्कुलर निकाल के बताया कि ना 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 इनको भी मत देना। देखिए पहले उन्होंने 182 वाला प्रोविजन बताया, फिर उन्होंने बताया एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड के लिए तुम जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंगली ही वुड हैव बीन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वुड बी पर्सन रेजिडेंट इन फाइनेंशियल ईयर 20-21। हाउएवर आरबीआई ने
क्लैरिफाइड किया है अपने सर्कुलर में, डेट वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2023 में एक सर्कुलर आया था, दैट स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट। ये है इसकी सुंदर बात। पहले फेमा एक्ट बताओ भाई, स्टूडेंट तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, फिर आरबीआई कह रहे इधर आओ दो कान पे लगे तुम्हारे। दिस इज बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स स्टार्ट वर्किंग देयर टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे कॉस्ट ऑफ स्टडीज। तो वहां पर क्या नाम है, लोग काम ही करने, जैसे कनाडा में बहुत सारे लोग पढ़ने गए थे लेकिन आज ड्राइवरी करते करते मतलब एंजॉयमेंट हो रहा है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर BCKs he would not be in India in the preceding financial year for a period exceeding 180 days, accordingly he would be non resident in India during financial year 21-22। बस बात खत्म हो गई। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, ध्यान रखना स्टूडेंट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। टॉय लिमिटेड एक जापानीज कंपनी है, अब इसका मतलब कंपनी का बोल रहे हैं, सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो इसका मतलब जापानीज कंपनी है, अलग अलग जगह बिजनेस की यूनिट्स है। इट हैज अ रोबोटिक यूनिट विच इज हेडक्वार्टर इन मुंबई। सुनना जरा ध्यान से, इसका मतलब वो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है ऐसा तो नहीं लिखा ले, लेकिन क्या उसकी ब्रांच कोई ना कोई इंडिया में हेडक्वार्टर वगैरह कुछ एजेंट वगैरह है? आंसर इज यस। तो क्या वो इंडिया की कंपनी मानी जाएगी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा? यस, ठीक है। एंड एक ब्रांच है उसकी सिंगापुर में, और द हेडक्वार्टर मुंबई कंट्रोल्स द सिंगापुर ब्रांच। ध्यान से समझना प्रोविजन कहां से शुरू हुआ, देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे आ जाओ। उन्होंने कहा एक इंडिया जापानीज कंपनी है, इसका मतलब इनकॉर्पोरेट कहां हुई होगी, जापान में जाके हुई होगी। वो कहते हैं इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है, तो इसके हिसाब से तो वो नहीं है यहाँ पर रेजिडेंट, लेकिन हाँ इसके हिसाब से रेजिडेंट है। फिर वो कह रहे हैं उनकी एक ब्रांच जो है सिंगापुर में। मैंने कहा अच्छा, जापानीज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ब्रांच कहां पर है? ब्रांच भी सिंगापुर में है एक दूसरी वाली, लेकिन वो कंट्रोल कौन करती है? वही मुंबई वाली यूनिट। तो क्या दोनों को इंडिया के अंदर रेजिडेंट मान लिया जाएगा? आंसर इज यस, दोनों को इंडिया के लिए रेजिडेंट मान लिया जाएगा। आंसर इसका एक बार पढ़ लीजिएगा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनाया उन्होंने। नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने कहा मिस आलिया एक एयर होस्टेस है, ब्रिटिश एयरवेज की, फ्लाई करती है 12 दिन इन अ मंथ में, और देयर आफ्टर ही टेक्स अ ब्रेक ऑफ 80 days। ड्यूरिंग द ब्रेक शी अकोमोडेटेड इन बेस नॉर्मली द सिटी वेयर एयरलाइंस हेड का। हाउएवर फॉर द सिक्योरिटी कंसिडरेशन शी वाज बेस्ड एट मुंबई। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी अकोमोडेटेड इन मुंबई 182 days के लिए, ज्यादा के लिए रही है। वुड हर बी रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। तो देखिए कौन सी एयरवेज है? ब्रिटिश एयरवेज है। मैंने आपको बताया था कि अगर एयर होस्टेस का केस है और एयर होस्टेस को जो अपॉइंट कर रही है वो आउटसाइड इंडिया वाली एजेंसी है, आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी है, या क्या नाम है एयर होस्टेस की जो कौन है, एयरवेज वाली जो कंपनी है वो करिए, तो भले ही तुम 182 दिन से ज्यादा हो वो मैटर नहीं करेगा। ये बात मैंने पहले ही नोट्स में लिख रखी है। अगर एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया है तो स्टे डजंट मैटर, मतलब 182 डेज से ज्यादा भी रहोगे तब भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ का नहीं देंगे। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब मैं चलता हूं आगे। ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। आगे चलते हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। बड़े सुंदर डेफिनेशन बताई आपने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की। कह रहे सारे ट्रांजेक्शन जो कि कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, क्या नाम है, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाती है। हमने कहा फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो उन्होंने कहा सॉरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो कह रहे हैं पर्सन अगर इंडिया का है तो अगर उसकी कोई भी पेमेंट इंडिया से बाहर जा रही है, इंडिया में आ रही है, जो कि उसकी आउटसाइड इंडिया की या तो असेट्स या लायबिलिटीज या किसी भी चीज को ऑल्टर कर रही है, मतलब चेंज कर रही है, तो उसे जो कि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, उसने किसी बाहर वाले व्यक्ति को एक पेमेंट दी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो क्या उसकी असेट्स बढ़ गई वहां पर, आंसर इज यस। लोन लिया उसने उस व्यक्ति ने, तो क्या होगा, तो क्या उसकी लायबिलिटीज बढ़ी, यस, तो इसे बोलेंगे कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति बाहर का है उसके लिए क्या करेंगे, तो अगर उसकी कोई ट्रांजैक्शन इंडिया में उसकी असेट्स और लायबिलिटीज और कंटीजेंट लायबिलिटी को ऑल्टर कर रही है तो उसको भी हम कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानेंगे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है, कुछ डेफिनेशन है, एमसीक्यू पर्पस के लिए आपसे पूछा जाता है। शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी जो कि आपके 3 महीने से कम की होनी चाहिए तभी शॉर्ट टर्म मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, लिविंग एक्सपेंसेस, स्पाउस चिल्ड्रन का, फॉरेन ट्रैवल, मेडिकल केयर, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ किस किस के, आपके स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट, इन सबको नॉर्मल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। यहां से आता है आपको क्वेश्चन सेक्शन नंबर 5। आहा मजा आ जाएगा आपको। यहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो में लिखना कि सर ऐसे सुंदर नोट्स कभी देखे ही नहीं हमने जीवन में, ठीक है। बड़ी मेहनत लगी है इसको इसी चार्ट में पूरे में कंट्रोल, मतलब पूरा पेस्ट करने में, पेस्ट वर्ड का मतलब लिखने में, लिखा है मैंने, देखो पेस्ट वर्ड का ये मत कहना सर कॉपी कर दिया, ये देखो ये हटा दिया मैंने, ये लिख भी सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन 3 शेड्यूल बने गए हैं, बड़े सुंदर बनाए उन्होंने। पहला शेड्यूल ये कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में हिम्मत है तो करके दिखाओ जरा। पहला शेड्यूल कहता है भाई साहब कान पे लगेगा अगर तुमने एक भी पैसा इधर उधर किया तो जो शेड्यूल फर्स्ट है वो है प्रोहिबिटेड शेड्यूल, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस अंडर करंट अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन तुम कर नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आए हो तुम,
जुआ खेला तुमने, लॉटरी खेली, गैम्बलिंग खेली, अब कह रहे हो ना ना मैं तो ये पैसे अपने देश में जाके खर्च करूंगा, दो कान पे लगे तुम्हारे, नहीं कर सकते, इसे प्रोहिबिटेड बोलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा बाहर लेके जा रहे हैं, हमने कहा लेके जाके दिखाना, कह रहे दिखा तो देंगे, कह रहे लेकिन अच्छा अच्छा किसी पर्पस के लिए, जो हमने पर्पस बताया इसके लिए लेके जा रहे हो, एक बार बस अप्रूवल ले लेना गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट को दिखा देना तुम क्या लेके जा रहे हो। और लास्ट में ये कहते हैं शेड्यूल 3, जिसमें से आरबीआई के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो ये कहता है कि आप लेके जाओ, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट की अप्रूवल मांग रहा है और यहां पर कह रहा है कि आरबीआई की अप्रूवल आपको चाहिए। बोलते बोलते गले में हो गया है दर्द, एक घूंट और मिलेगा मुझे, देखो जरा ध्यान से एक बार आप तब तक। पहले लिस्ट और सबसे फेवरेट लिस्ट जो है मेरी, वो कहती है आंख बंद करके कान पे लगाओ, कैसे करोगे, वो बोलेगा फॉरेन एक्सचेंज निकालने के, तुम बोलोगे नहीं, प्रोहिबिटेड वाली। पहली जो लिस्ट है वो है लॉटरी और विनिंग की, मतलब तुमने इंडिया में लॉटरी खेली, अच्छा तुमने विनिंग करी, हाँ गवर्नमेंट करी, तो क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट कहती है हमारी कि क्या नाम है, लॉटरी खेलो, ड्रीम 11 सब कुछ करो, लेकिन वो कह रहा है इंडिया से बाहर पैसा ले जाना चाहता हूं, फॉरेन एक्सचेंज निकालने के देना दे रहा, तो गवर्नमेंट कह रही ना बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड वर्ड का मतलब 1 रुपया भी नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट, तुमने इंडिया में रेसिंग करवाई, अच्छा करा सकते हैं भाई, इंडिया की गवर्नमेंट है, राइडिंग करवाई, कोई भी अदर हॉबी इंजॉय की आपने, वहां से आपने पैसे कमा ली, और अब कह रहे हो इंडिया से बाहर ले जाऊंगा ना, नहीं ले जा सकते। उसके बाद तुमने लॉटरी का टिकट परचेज किया, कोई भी चीज, या तुम क्या कर रहे हो, कह रहे लॉटरी का टिकट खरीदूंगा, कहां से, बाहर से, क्यों खरीदोगे इंडिया में, जब बाहर जाओगे तब खरीदना। कोई ऐसी मैगजीन जो इंडिया में बैन है, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के, क्या नाम है, तुम क्या नाम है, तारीफ वाली मैगजीन, ऐसी मैगजीन जो बैन है, मान लीजिए प्रेस्क्राइब मैगजीन, वो कौन सी मैगजीन है, आपको देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आप कमीशन की पेमेंट करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। तुम एक इंडिया में रहने वाले व्यक्ति हो, इंडिया की एक कंपनी की ब्रांच या कोई भी मतलब जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, या फिर उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी, इनमें से कोई भी कंपनी जो है इंडिया के बाहर है, ठीक है। तुम ये कह रहे हो इंडिया की ही किसी कंपनी में, अपनी ही किसी कंपनी में बाहर के किसी एजेंट को पैसे दूंगा मैं, क्या कराने के लिए, अपनी ही यहाँ की होली ओन्ड का मतलब समझते हो, 100% इसमें इक्विटी शेयर्स होते हैं, और दूसरा जॉइंट वेंचर कंपनी में क्या करवाऊंगा, शेयर्स परचेस कराऊंगा, सिक्योरिटीज परचेस कराऊंगा, तो इसके कान पे नहीं लगेगा। तुम्हें इंडिया की ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इंडिया से ही, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, एजेंट को कमीशन देने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप पेमेंट करना चाहते हो एक्सपोर्ट, मतलब बाहर वाले व्यक्ति को इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या तो जॉइंट वेंचर कंपनी में, होली ओन्ड सब्सिडरी में, कौन सी कंपनी की, इंडिया की कंपनी में, तो तुम किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, बैन ना, 1 भी रुपया नहीं। नेक्स्ट, फिर तुम कमीशन पे करना चाहते हो, इस बार जो कमीशन है वो किसकी है, एक्सपोर्ट की। अब सुनना जरा ध्यान से, इसमें एक मजे की बात बताऊंगा, अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो रुपए स्टेट क्रेडिट रूट के थ्रू, तो मना कर दिया, नहीं करने देंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ये कहती है यार अगर एक्सपोर्ट की पेमेंट बाहर जा रही है ना, नशेड़ी बनाओ देश को। क्या कहती है गवर्नमेंट कहती है अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो ना किस चीज का, टी का और टोबैको को, बढ़िया कर। चाय तो भाई साहब, चाय पे तुम बैन लगा के दिखाओ जरा ध्यान से, चाय पी गई तो दुनिया काम करे। इतनी गर्मी में भी अगर चाय पसंद ना हो तो इंडिया वाले किस बात के तुम्हारे, चाय पी के देखना इस वाले लेक्चर को। देखो तुम या तो चाय के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो या टोबैको, गुटखा, बताओ गुटखे के बिना दुनिया कैसे चल सकती है, बताओ। हमारे जो क्या नाम है कौन से एक्ट्रेस, कौन से अजय देवगन और पता नहीं कौन कौन ऐड करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, चाय और गुटखा, बस 2 ही चीजें जिससे लेबर हमारे काम करते हैं, हम खुद लेबर चाय पी के काम करते हैं, तो 2 ही चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी चाय और गुटखा, अगर आप इनको एक्सपोर्ट से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो, और जो पेमेंट की अमाउंट है वो 10% ऑफ द इनवॉइस, भाई कमीशन है, ऐसे थोड़ी 50% कमीशन दे देंगे। चाय है तो क्या हुआ, जान लोगे क्या। तो अगर तुम्हारी एक्सपोर्ट की जो कमीशन है वो मान लीजिए मैंने कहा कि 5 लाख का तुमने एक्सपोर्ट किया, तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉरेन करेंसी में तुम 50,000 तक की करेंसी को बाहर भेज सकते हो, पेमेंट मतलब 10% अमाउंट की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पहला ऐसा पॉइंट है जो कि प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में किस चीज को लेके आया है, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में लेके आया है एक अमाउंट को जो कि अलाउ की जाती है। तो शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस है, और जिसमें एक एक्सेप्शन आई है, इसका मतलब वो प्रोहिबिटेड नहीं है अप टू द अमाउंट ऑफ 10%। और इतना डिस्कशन के बाद आपको याद रहेगा कि चाय और तंबाकू से इंडिया वाले लोगों से मजाक नहीं करना। उसके बाद एक कॉल बैक की सर्विस है, पुराने समय में ऐसा होता था कि क्या नाम है, दूसरी कंट्री में कॉल करनी है आपको, पहले उस कंट्री में मिलाओ फिर उस कंट्री से कॉल बैक आएगी, ये वो सब, तो वो सब बैन है, 1 रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद आप आते हैं रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी ऑन विच डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। जैसे आपने सीआरआर एसएलआर पढ़ा होगा ना कि बाहर डिविडेंड पे करना है तो एक डिविडेंड बैलेंसिंग मतलब यहाँ भी अमाउंट, तो वो नाम पढ़ के जाना है, बस आपको प्रोहिबिटेड कर देना है। और अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है किसी नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपए स्कीम में, तो उसे भी प्रोहिबिटेड कर देना है, बात खत्म। इनमें से जो ट्रांजैक्शन दिख जाए सीधा गोली मार देना, मतलब शूट एट साइड, मतलब क्या, मतलब 1 रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लिख देना प्रोहिबिटेड। और शेड्यूल 1 में एक ही क्या आपको याद रखनी है कि अगर आप चाय का और तंबाकू का अगर आप एक्सपोर्ट करना
करना चाहते हैं तो आप 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू कर सकते हैं, बस बात खत्म। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। शेड्यूल 2 कहता है कि भाई साहब प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि इसमें क्या नाम है, स्टडी मेड वालों ने ही बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो मैंने कहा क्यों ना उनके ही नोट्स इस्तेमाल कर लिए जाए। ये है आपका शेड्यूल 2, अभी समझाता हूं 2 मिनट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल नंबर 2। दो उन्होंने पेजेस बनाए हैं और इसी के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। ध्यान से देखना, इसमें लिमिट वगैरह भी है, फटाफट से लगा देता हूं यहां पे। देखिए पहले आता हूं मैं इस वाले में। शेड्यूल 2 क्या कहता है, शेड्यूल 2 क्या कहता है, काम कर सकते हो काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा काम कर सकते हो, लेकिन किसको बता के करना पड़ेगा, उन्होंने कहा गवर्नमेंट को बता के करना पड़ेगा। कौन सी गवर्नमेंट को, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, बस बात खत्म, नाम याद ना रहे तो। अगर तुम इंडिया के बाहर पेमेंट करना चाहते हो और क्या करवा रहे हो तुम, कल्चरल टूर करवा रहे हो, तो करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात है कि कल्चरल टूर इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, मना थोड़ी करेंगे। लेकिन कौन सा कल्चर प्रमोट कर रहे हो भाई साहब, ये भी बता देना, पता चले वहां जाके स्टेज पे तुम रैप ये वो, ये इंडिया का कल्चर थोड़ी ना है। तुम रणवीर सिंह को भेज दो बाहर, कह रहे कि इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसा भी सुना जा रहा है कि नहीं रामायण आएगी तो रणवीर सिंह को उसमें रोल दिला देंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। तो उन्होंने कहा ये वाली चीज है, तो आप इस वाली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले से इनसे जो है आप क्या नाम है अप्रूवल ले लेना। दूसरा, तुम एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हो, स्टार मैंने पहले ही लगा दिया, तुम एडवर्टाइजमेंट कराओ, एडवर्टाइजमेंट कराने से मना नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्री में क्यों करा रहे हो, उन्होंने कहा फॉरेन कंट्री में करा रहे हैं, टूरिज्म करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब करना है, इंटरनेशनल बिडिंग करनी है, ये सब करना है। उन्होंने कहा ये तो हमारे देश का काम है, इसमें नो लिमिट, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई लिमिट है ना परमिशन है, जो मार्क कर रखे हैं उस पर ना लिमिट है ना परमिशन है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर तुम इसके अलावा कोई भी खर्चा कर रहे हो तो क्या बाहर कर नहीं सकते क्या एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने कहा करो, लेकिन अप टू 10,000 यूएस डॉलर्स का खर्चा कर सकते हो। 10,000 से ज्यादा की एडवर्टाइजमेंट करानी है, मैंने कहा टूरिज्म पर्पस से करा लेना, मैंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर्पस से करानी है करा लेना, मैंने कहा बिडिंग पर्पस से करानी करा लेना, मैंने कहा 50,000 की करानी करा लेना। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर कोई भी पर्पस से बाहर करा रहे हो, मैंने कहा 8,000 की करानी करा लेना। तो इन तीनों के अलावा कोई भी पर्पस हो प्लस 10,000 से ऊपर हो तब जाके आपको अप्रूवल लेना है। वो पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया। और फाइनेंस से रिलेटेड बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट से, अगर आप मिनिस्ट्री भूल जाए या कोई डिपार्टमेंट भूल जाए तो लिख दीजिए गवर्नमेंट का कंसर्न डिपार्टमेंट, बस बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, उन्होंने कहा तुम फ्रेट या चार्टर की पेमेंट करना चाहते हो। इंडिया वाले चार्टर जो है वो खराब हो गए क्या, जो शिप वगैरह है, क्या नाम है, तुम दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट एजेंट वगैरह को पेमेंट दे रहे हो कि बाहर से शिप लेके आओ, ला सकते हो, बस एक बार सरफेस डिपार्टमेंट से जो ट्रांसपोर्ट वाला है उससे एक बार आप परमिशन ले लेना। उसके बाद उन्होंने फिर से कहा कि आप फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंपोर्ट करना चाहते हो ओशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उन्होंने कहा सरफेस डिपार्टमेंट से पूछ लेना। उन्होंने कहा अच्छा ऑपरेटर लेना चाहते हैं मल्टी मॉडल वाला। मल्टी मॉडल क्या होता है कि पहले शिप से जाएगा, फिर रोड से जाएगा, फिर ट्रेन से जाएगा, कोई भी हो सकता है। तो आपको इस बार जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, वो लेना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। ध्यान रखना, क्योंकि मल्टी मॉडल शिपमेंट है इसलिए सेम सरफेस तो हो ही नहीं सकता, किसी भी केस से आ सकता है, तो उन्होंने कहा डायरेक्टर जनरल से लेना। उसके बाद रेमिटेंस कर रहे हो आप, हायरिंग चार्जेस किसके, टीवी चैनल का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, कोई बात नहीं, इनकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है इनसे अप्रूवल ले लेना। आप रेमिटेंस कर रहे हो आप डिटेंशन चार्जेस को, डिटेंशन चार्जेस का मतलब ये है कि भाई साहब मैंने कहा मेरा जो शिप है वो बाहर उन्होंने पकड़ लिया है, अब उनको पेमेंट करके छुड़वाऊंगा ना, क्या उन्होंने कहा छुड़वा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कैसे फंसा, यहां से गया होगा ना कोई कंटेनर वगैरह, तो उन्होंने कहा सरफेस ट्रांसपोर्ट से फिर से परमिशन ले लेना। बस इस चीज को आपको एक डायग्राम में बना लेना कि सरफेस ट्रांसपोर्ट वाले कितने हैं, फाइनेंस वाले कितने हैं, इतना काम आप आई होप जल्दी कर सकते हैं। लास्ट के 2 पॉइंट पे आते हैं, प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप मिल रही है आपको, ध्यान से सुनना, प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप मिल रही है आपको इफ द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड्स कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख यूएस डॉलर से ज्यादा की प्राइज मनी आपको मिल रही है। बस भाई साहब परमिशन ले लेना कि कैसे दे रहे हो और कैसे ले रहे हो, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट, लेकिन उन्होंने यहां पर एक चीज लिखी है अदर देन वर्ड का मतलब है कि इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, इसका मतलब अगर ये सब इन्वॉल्व हुई तो अबव 1 लाख यूएस डॉलर्स से ज्यादा पे भी नो परमिशन, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं तो। ये वाला पॉइंट यहाँ पर ये कहता है लास्ट में, अगर आप रेमिटेंस मेंबरशिप कर रहे हो पीएनआई क्लब की, पीएनआई क्लब होता है जो कि बाहर सारे लोग इस चीज से चिंता में होकर इंश्योरेंस की चीजें बना लेते हैं कि भाई साहब गड़बड़ होगी तो आपस में इस तरीके से रिस्क को मैनेज करेंगे, तो उसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इन्वॉल्व कर लेना। तो ये शेड्यूल 2 बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगती, क्योंकि मुझे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं आता हूँ उस पर, शेड्यूल 3, ये है देखो मजेदार वाली बात, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई आपको चाहिएगी। तो आरबीआई की अप्रूवल बताओ, मैं एक तो प्रोहिबिटेड वाला हमारी फेवरेट है और दूसरी है आरबीआई वाली। आरबीआई वाली बताता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद बस जयराम जी की कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 1 इंडिविजुअल। ये बात है हम सारे इंडिविजुअल को बता रहे, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। ए इंडिविजुअल, आरबीआई की अप्रूवल ले लियो तू, कैसे सुन,
बाहर जा रहा है घूमने, ठीक है, जो भी मैं नीचे बातें बता रहा हूं, अगर तुम खर्चा 2.5 लाख यूएस डॉलर से ज्यादा का कर रहे हो तो ही बात पड़ेगी, अदरवाइज आप बाहर जाओ घूमने, कोई मना थोड़ी ना, इंडिया वाले लोग बाहर जाने के लिए मना थोड़ी करते, लेकिन उन्होंने कहा अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 2.5 लाख यूएस डॉलर से ज्यादा है और इन किसी भी पर्पज के लिए आप कर रहे हो, जिसमें से क्वेश्चन आएगा भी, बताता हूं आपको, तुम बाहर जा रहे हो किस पर्पज के लिए, विजिट पर्पज के लिए, तो बाहर जा रहे हो विजिट करने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा की क्या अमाउंट की जरूरत है, तो अगर 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है तो भाई साहब एक बार आरबीआई की अप्रूवल लेना। मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूं 1,10,000 यूएस डॉलर खर्च करूंगा विजिट करने के लिए, तो क्या कर सकता हूं, आंसर इज यस, नो प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूं गिफ्ट और डोनेशन दूंगा, दो, कोई मना थोड़ी करा, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा का नहीं। अब मैं इमिग्रेशन समझ में आता है, बाहर जाने के लिए जो क्या नाम है लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है वहां की, उसका खर्चा मैंने कहा करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मेरे बाहर लोग क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं बाहर, उनको खर्चा दे रहा हूं, मेंटेनेंस, जिंदा रहे वो, दो 2.5 लाख से ज्यादा अगर तुम इतना पैसा दे रहे हो कि वो जिंदा रहेंगे या ऐश करेंगे, तो ऐश करेंगे तो हमारे पास आ जाना, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा पे स्टडीज के लिए जा रहे हो, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पॉइंट भी इसमें कवर हो जाएगा। अगर कोई कंबाइंड केस स्टडी बन जाए, मेरे हाथ में पेपर हो तो मैं तो ये बनाऊंगा। आरबीआई ने स्टडीज के लिए जाने के लिए मना किया है कि भाई साहब नहीं जा सकते और हम उसे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड नहीं मानेंगे। प्लस अगर तुम बाहर जा रहे हो और 2.5 लाख से ज्यादा की कौन सी स्टडी होती है, भाई साहब अप्रूवल ले लो, हम मना नहीं कर रहे, अप्रूवल ले लेना। उसके बाद तुम ट्रेवलिंग कर रहे हो किस चीज के लिए, बिजनेस के लिए और किसी भी चीज के लिए, या कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी भी चीज के लिए, या फिर ट्रेनिंग करने जा रहे हो, किसी के अटेंडेंट बन के गए हो मेडिकल इमरजेंसी में, इन सारी चीजों के लिए अगर खर्चा आपका कितना हो रहा है 2.5 लाख से ज्यादा, तो आपको वो चीज नहीं करनी है। और इन एनी अदर सीए ट्रांस क्या लिख दिया मैंने, मैं खुद ही भूल गया क्या लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, स्टडी मेट से मैच करना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, अब याद है, एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर 2.5 लाख से ऊपर होगी, हमेशा कोई व्यक्ति कर रहा होगा, तो भाई साहब आपको अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आते हैं कैटेगरी 2 में, और इसको कर देंगे खत्म। कैटेगरी 2 जी, कैटेगरी 2 में अगर कोई इंडिविजुअल के अलावा, ये सारा खर्चा मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर रहूंगा, मैं बाहर पढ़ाई करूंगा, मैं भाई मेडिकल ट्रीटमेंट करूंगा, मैं अपने लोगों की गिफ्ट दूंगा, डोनेशन दूंगा, ये सब चीजें मैं कर रहा हूं एज एन इंडिविजुअल। अगर इसके अलावा कोई बॉडी कॉर्पोरेट और या फर्म कर रही है तो क्या होगा, तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म डोनेशन दे रही है तो दो, लेकिन डोनेशन तब ये देना जब वहां से आने वाली इनकम उस लिमिट तक 1% तक हो। मतलब अगर 1 लाख कमा रहे हो तो क्या नाम है, आपको 1,000 तक की डोनेशन देना अलाउड है, या फिर 5 लाख यूएस डॉलर, जो आपकी मर्जी हो। डोनेशन के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा 5 लाख तक यूएसडी डॉलर तक की आप डोनेशन दे सकते हो। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ फिर, तो 1% की अमाउंट लगेगी या 50 लाख की, तो और वाली अमाउंट यहां पर लगेगी। मतलब जो इनमें से आपको 50 लाख तक की लिमिट दी गई है, अगर 1% निकाल के 55 आ रहा है 55 लाख आ रहा है, मतलब विच एवरेज हायर है, वैसे तो समझा रहा हूं मैं, विच एवरेज लोअर है क्या कैसे है। मैंने कहा अगर मान लीजिए 1% निकाल के 55 लाख यूएस डॉलर्स आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा 50 लाख तक की लिमिट लगेगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमीशन अगर पे कर रहे हो किसी एजेंट को और कह रहे हो बाहर प्लॉट वगैरह इंडिया में बिकवा दो, मतलब बाहर कोई व्यक्ति बैठा है और वो कह रहा है इंडिया में प्लॉट बिकवा दो, क्या नाम है, और वहीं से पैसा कमा लेगा। मैंने कहा रुक जाओ भाई, कर लेना ऐसा, कमीशन दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो लिमिट है वो 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस, मतलब आपको क्या मिल रहा है, या फिर 25,000 यूएस डॉलर्स। तो इनका मतलब गवर्नमेंट कहती है डोनेशन करो तो 50 लाख यूएस डॉलर्स तक आपको लिमिट देंगे, लेकिन कमीशन एजेंट है तो भाई एजेंट तो ये चीज तो हम कम करेंगे, मतलब हमें तो आरबीआई की अप्रूवल लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आते हैं कंसल्टेंसी में। कंसल्टेंसी का कोई इंट्रा प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ यूएस डॉलर्स है, और अदर प्रोजेक्ट है तो 10 लाख यूएस डॉलर्स है। अगर कोई प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है तो रिइंबर्समेंट देख लेना, 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया या 1 लाख यूएस डॉलर्स, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। आगे चलता हूं, आरबीआई की परमिशन कब नहीं लगेगी। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, मतलब इसके थ्रू कर रहे हो, तो आपको कोई आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं। जो भी बातें ऊपर लिखी गई थी उसे भूल जाना। आरएफसी को याद रखना। उसके बाद ईईएफसी को भी याद रखना। क्या कहती है, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन, क्या नाम है, फॉरेन करेंसी वाला। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अगर अबाउट 2.5 लाख है, मतलब फ्लैट खरीद रहे हो, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पीएनएलआई क्लब कर रहे हो, तो 2.5 लाख से ऊपर तो आपको परमिशन रिक्वायर्ड पड़ेगी। उसके बाद मैंने कहा मेडिकल के खर्चे हैं, इमिग्रेशन के खर्चे हैं, स्टे अब्रॉड मेंटेनेंस के खर्चे हैं। ओनली इफ, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको, देखो बाहर तुम रह रहे हो, ये सारे खर्चे कर रहे हो, और वहां की किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे बिल बना के दिया है कि भाई साहब इतने की जरूरत ही है। मैंने कहा इमिग्रेशन का जो खर्चा है वो है ही 2,60,000 का, अगर वो यूनिवर्सिटी बिल बना के मुझे दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब पिछले 3 साल से तुम रेजिडेंट हो ही नहीं, तो अगर तुम फॉरेन स्टेट के सिटीजन हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पाकिस्तान के नहीं होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया डेपुटेड टू फॉरेन कंट्री है। अगर आपकी तो अमाउंट क्या रखी जाएगी, जो आपकी सैलरी मिल रही है डिडक्शन वगैरह अमाउंट को निकाल के, तो 2.5 लाख की लिमिट ना लग के ये वाली लिमिट लगेगी। तुम सैलरी कितनी कमा रहे हो, सारी जो एडजस्टमेंट वगैरह उनके बाद। इफ एनी पर्सन इंडिविजुअल रेमिट्स एनी अमाउंट फॉर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, नाम याद रखना है इसका। तो इसका जो अमाउंट है बिलो 2.5 लाख यूएस डॉलर्स तक है। तो यहाँ पर आकर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट में आकर मेरी एनर्जी थोड़ी सी हो गई डाउन, क्योंकि तबीयत थोड़ी है खराब। मैं आपको फटाफट से आगे क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन देख के आपका हो जाएगा दिल खुश कि हाँ क्वेश्चन जो है अब हमसे हो रहे हैं, इसलिए बढ़िया चैप्टर है। देखिए
प्रिंटेक्स कंप्यूटर सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है। सिंगापुर बेस्ड मतलब क्या है, सिंगापुर में आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, मतलब इनकॉर्पोरेटेड है। कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी जापानीज कंपनी का था, उसकी एक यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स विद इट्स हेडक्वार्टर पुणे में है, तो इसका मतलब सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा ये। इट हैज अ ब्रांच इन दुबई, ब्रांच दुबई में है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द हेडक्वार्टर्स इन पुणे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा जैसे किया था, आंसर पढ़ लेना। मिस्टर सेन एंड इंडियन नेशनल डिजायर टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज इस पर्पस के लिए, तो शेड्यूल 1 2 3 तीनों एकदम इवोक हो जाते हैं। देखना जरा कौन से वाला। रेमिटेंस ऑफ यूएस डॉलर, विनिंग ऑन अ लॉटरी टिकट। मैंने कहा कान पे लगे तुम्हारे, कौन सा वाला शेड्यूल है? शेड्यूल 1 यूएस डॉलर सेंडिंग फॉर कल्चरल ट्रिप और टूर टू यूएसए। कौन सा वाला शेड्यूल था? तो शेड्यूल 2 में एक आपका टूर वाला कोई पॉइंट था, या शेड्यूल 3 में? तो शेड्यूल 2 में एक टूर वाला पॉइंट था, वहां पर गवर्नमेंट की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट विच काइंड ऑफ अप्रूवल, विच काइंड ऑफ अप्रूवल का मतलब ये है कि यानी कि शेड्यूल 1 में तो कवर नहीं है, तो क्या आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी या आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी? मैंने कहा एक फिल्म स्टार है, बाहर कल्चरल प्रोग्राम करने जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यूएस डॉलर कितने हैं? 20,000। तो लिमिट कितने की थी? शायद 1 लाख की। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से कि तुम कल्चरल प्रोग्राम करने गए हो तो लिमिट कितने की लेके जाओगे। हमने ये देखा था उसके स्टडी मैट में, ये रहा। कल्चरल टूर तुम करने जा रहे हो तो कोई लिमिट वाली बात नहीं है, तो आपको ये देना पड़ेगा, मतलब पूछना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, आर वांट्स टू गेट हिज हार्ट सर्जरी डन एट यूनाइटेड किंगडम, अप टू व्हाट अमाउंट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन हिम बाय व्हाट आर द अप्रूवल्स रिक्वायर्ड। तो भाई साहब ध्यान से सुनना, अभी आपको 2.5 लाख तक की अमाउंट बताई थी कि आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी खर्चा करो। 2.5 लाख यूएसडी डॉलर्स तक अगर आप कर रहे हो या उसके अबव करोगे तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और उसकी भी मैंने एक्सेप्शन बताई है आपको कि वहां की कोई एजुकेशन यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट या ये हॉस्पिटल जो है अप्रूव कर दे कि 2.5 लाख तक के ऊपर की अमाउंट चाहिए, मतलब सैंक्शन कर दे, तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है कि स्टेट द काइंड ऑफ अप्रूवल जो हमें रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर यूएस डॉलर फॉर रेमिटेंस टुवर्ड हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इधर से उधर ले जाने के लिए मैंने बताया था सर्फेस की जरूरत पड़ती है आपको, मतलब सर्फेस डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आपको चाहिएगी। पी रिक्वायर्स 2000 फॉर पेमेंट रिलेटिव कॉल बैक सर्विस, इनका शेड्यूल 1 में से स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया हुआ है। नेक्स्ट, सुरेश रिजाइडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया में रह रहा था। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 15 जुलाई 2020, मतलब पूरे साल इंडिया में रहा, तो 2021 पहले दिन से वो रेजिडेंट रहा होगा। फॉर स्विट्जरलैंड गया हायर स्टडीज के लिए। मैंने कहा स्टडीज वाला केस पक्का आपके एग्जाम में आएगा, और ये वही वाला क्वेश्चन है। तो पिछले पूरे साल तुम रहे तो मतलब 182 डेज से ज्यादा थे, तो इस साल पहले दिन से तुम रेजिडेंट इंडिया रहे होगे। और जिस दिन तुम यहां से जा रहे हो एज पर फेम एक्ट तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ना ये बिजनेस है, ना ये आपका वोकेशन है, ना ये एम्प्लॉयमेंट है, और ना ये अनसर्टेन पीरियड है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि एज पर स्पेसिफिक सर्कुलर गिवन बाय आरबीआई इसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। आंसर पढ़ लीजिएगा एक बार। पी हैज वॉन अ बिग लॉटरी, और वो चाहता है 20 जो डॉलर है वो हम कर दे। मैंने कहा शेड्यूल 1 में सीधा मना किया था। मैंने कहा भाई साहब जो अमाउंट जीतोगे यही खर्च करोगे, जैसे ऐसे नहीं होता कि सट्टा लगाओगे तो भाई साहब दोबारा सट्टा लगाना पड़ेगा, यही खेलना पड़ेगा, ऐसे वाला केस। तो उन्होंने कहा जड़ एक अनवेल व्यक्ति है, मतलब बीमार हो गया है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहता है यूएसए में। ही वुड लाइक टू नो द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड। मैंने कहा भाई साहब देखना जरा किडनी ट्रांसप्लांट में कितना पैसा लगता है, क्योंकि तुम अगर हेल्थ पे खर्च करोगे तो आरबीआई के एकदम कान खड़े हो जाएंगे। 2.5 लाख तक के ऊपर का अमाउंट अगर आप करना चाहते हो तो इन केस में आरबीआई की अप्रूवल लगती है, और आरबीआई की अप्रूवल नहीं लगेगी अगर आपको वहां का कोई हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट ये कह दे, मतलब सर्टिफाई कर दे कि ज्यादा की अमाउंट ही लगेगी, तो फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से इसका आंसर लिखा हुआ है। आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर रोहन एक इंडिया का रेजिडेंट है। इंडिविजुअल डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, यूएस डॉलर 1 लाख 20,000 स्टडीज करना चाहता है अब्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स गिवन बाय द यूनिवर्सिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी लिमिट 2.5 लाख थी, और उसके बाद भी अगर एस्टिमेट यूनिवर्सिटी दे रही है तो ये तो मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर वो नॉर्मली भी जाता तब भी लिमिट कितनी है बाहर जाने की? 2.5 लाख रुपए। मैंने कहा था ना इंडिविजुअल कोई भी खर्चा करेगा 2.5 लाख से ऊपर तक का, तो यहाँ पर तो वैसे भी 1 लाख भी, लेकिन हम इसलिए नॉलेज झलकाएंगे। हमने कहा अच्छा भाई सब स्टडीज के लिए जा रहे हो, आरबीआई की अप्रूवल लगेगी अगर जो अमाउंट जो ट्रांजैक्शन है वो 2.5 लाख तक है, ज्यादा तक का है। लेकिन मैंने कहा आरबीआई की अप्रूवल नहीं लगेगी अगर कोई यूनिवर्सिटी इसको बता दे एस्टिमेट। यूनिवर्सिटी ने एस्टिमेट गिवन है, अगर ये 2.5 लाख से भी ज्यादा का होता तब भी इसे अप्रूव कर देते, इसमें भी आरबीआई की अप्रूवल नहीं होती। उन्होंने कहा गिफ्ट रेमिटेंस देना चाहता हूं $10,000 तक का। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा के देने के लिए मना था, तो अप टू 2.5 लाख नो अप्रूवल रिक्वायर्ड। यहाँ आके हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और एग्जाम में आप एकदम क्वेश्चन आएगा तो छोड़ोगे नहीं, 10 नंबर बिल्कुल खा जाना, चाहे वो एमसीक्यू में आए कैसे भी आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। आगे बहुत पेपर आने वाले हैं, यहाँ तक वीडियो देखिए तो देखूंगा मैं आपको वीडियो कैसी लगी। नोट्स कैसे लगे मुझे जरूर बताना। नोट्स के लिए चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट ना मिले, वैसे मैं कोशिश करूंगा वहीं पर डाल दूँ, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप जो बच्चा करेगा उसका तरीका मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे इसी को फॉलो करते हैं, सभी को पता है। रिप्लाई भी बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। जिनको रिप्लाई मिल गया वो बता दिया करें कमेंट बॉक्स में कि हाँ रिप्लाई दे देते हैं आपको। नोट्स कितने सारे सेंड करिए, नेम बताएंगे आप अपना, स्टेट बताएंगे आप अपना, कौन सी क्लास मतलब सीए इंटर कौन सा वाला ग्रुप है आपका ये बताएंगे, और फिर लास्ट में लिखेंगे अपनी क्वेरी कि आपकी क्वेरी क्या है, कौन से नोट्स आप मांगना चाहते हैं। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं डल पाए तो पहले नोट्स में मैसेज में व्हाट्सएप में तारीफ करना कि सर नोट्स बहुत अच्छे हैं, तब नोट्स दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।